ऑल ऑफ यू। और आज मैं फिर लेके आया हूँ जेई रॉकेट सीरीज ऑल इंडिया रैंक 1 लेवल का प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अगर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू इट, क्योंकि यू आर गोइंग टू मिस क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आप देखोगे एलन टेस्ट सीरीज हो, उसमें स्कोर टेस्ट जो हो ऑल इंडिया लेवल पे, जो कि काफ़ी रेलिवेंट होता है, या फिर चैतन्य का या फिर नारायणा का जो टॉप लेवल का जो बैचेज है उसमें काफ़ी को फैकल्टीज़ हमारे दोस्त हैं, तो वी कीप ऑन डिस्कसिंग सम गुड प्रॉब्लम्स। तो वैसा प्रॉब्लम को आपके सामने लाया हूँ और इससे आपका थॉट प्रोसेस जो है क्वेश्चन को कैसे अटैक करे जो जेई रिलीवेंट है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम्स अवेलेबल इन द मार्केट। आपको अभी स्पेशली जब आपके पास जेई के लिए लिमिटेड टाइम है तो आपको वो प्रॉब्लम्स लगाने हैं जो कि रिलीवेंट हो। ठीक है ना, सफलता से ज़्यादा सार्थकता जरूरी है ज़िंदगी में, तो वो बहुत देखते हैं कौन प्रॉब्लम्स है विच इज़ रेलिवेंट फॉर आवर जेई प्रिपरेशंस, और उसको लगाने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो और बताओ आप कितने क्वेश्चंस लगा रहे हो। इससे आपका एक रैंक प्रेडिक्ट भी मैं कर सकता हूँ, आपका रैंक पोटेंशियल क्या है, अगर आप कितने नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम आउट ऑफ आज जो मैं करने वाला हूँ आप खुद से कर पा रहे हैं। चलो, पहला प्रॉब्लम्स मैट्रिक्स से और सिस्टम एप्लीकेशन से हर एक सेशन में एक प्रॉब्लम्स आएगा, खास के एडवांस में। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, नया फैशन का क्वेश्चन है, कॉफिशिएंट्स इसमें तुमको पता ही नहीं है, तो 9 अननोन्स है, A1 से लेके E33। तुमको बता रखा है जब B1 B2 B3 का वैल्यू गिवन है 101, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो फिर इसका सॉल्यूशंस दे रखा है। इस कंडीशन में सॉल्यूशंस है -1 3 2, और जब B1 B2 B3 का 0 -1 1 है तो फिर सॉल्यूशंस 2 -2 1 है। फिर पूछ रहा है क्या सॉल्यूशंस होगा जब B1 B2 B3 ये गिवन है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्योंकि 9 अननोन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ट्रिक है यहाँ पे आपको सॉल्व कर रही है, कुछ यहाँ पे स्मार्टनेस यूज होगा और 2 लाइन में इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एवरी टेस्ट सीरीज में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम इसको स्मार्टली फिर ट्रैक करने की कोशिश और प्रयास करेंगे। थर्ड क्वेश्चन लिमिट से देखा हुआ क्वेश्चन है, आई एम श्योर लाइक यू कैन ट्राई। जो क्लास 11th में है वो बच्चे भी ऐसे सोचो, तो तुमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है जब x बहुत बड़ा हो। तो जब x बहुत बड़ा हो, सपोज तुम कैलकुलेटर में x10 डालोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, x20 डालोगे आएगा, x10 ट्रिलियन डालोगे आएगा, x10 ट्रिलियन 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 डालोगे कुछ आएगा। x जब बहुत 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 लार्ज हो जाएगा तो फिर इसका वैल्यू क्या आएगा भाई, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है। तो 2 से लेके 4 तक आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो दिस इज GIF फ्लोर फंक्शन। ठीक है, ये फ्लोर फंक्शन आप इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो है फाइंड ऑल अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ XY ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/14। इसको ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर के वर्ल्ड में। एस इज द सेट ऑफ ऑल रियल पार्ट ऑफ जेट कॉमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेट, ठीक है, सच दैट 1 by रियल पार्ट ऑफ जेट प्लस 1 by इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेट। ये मेंस वाले इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं, आपके टेस्ट सीरीज में भी बना सकते हैं। तो ज़बरदस्ती देखो हम क्वेश्चंस को क्या किया। अब इस दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर आ गया, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करेगा 1,2 इज़ नॉट सेम एज 2,1। ऑफकोर्स 1,2 सॉल्यूशंस नहीं है, तो इससे आप कन्फ्यूज मत कीजिए, लेकिन मैं आपको अनऑर्डर्ड पेयर पूछ रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में भी आया हुआ है अनऑर्डर्ड पेयर वाला। तो ये डायरेक्ट प्रॉब्लम्स तो एडवांस नहीं पूछेगा क्योंकि नंबर्स थ्योरी में, लेकिन देखो जैसे मेंस वाले भी एडवांस वाले भी इसको कोई दूसरे चैप्टर से लिंक करके पूछ सकते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ रीजन। अब एरिया ऑफ रीजन का ये एक बहुत ही बेहतरीन सा बेसिक सा क्वेश्चन जो आप शायद कर सकते हो। मैंने प्रॉब्लम्स भी ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो कुछ क्वेश्चंस आप खुद से कर पाओ, सो दैट एक बैलेंस्ड पेपर आपके सामने आके निकले। ये देखो, ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई, दिल खुश हो जाएगा इसका सॉल्यूशन देख के। तो ये जो है 3x3 मैट्रिक्स है, जहाँ पे एवरी एलिमेंट 0 और 1 है। यहाँ पे तुक्का नहीं मारना, प्रॉपरली फील करके बताना है कैसे सॉल्व करोगे। तो पहला है डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 3 और -3 नहीं हो सकता है, इसको ऑप्शंस में डेफिनेटली हम पुट कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट है क्या क्या पॉसिबिलिटीज है डेटा ऑफ ए का, और उसको तुमको जस्टिफाई भी करना है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है वो लिमिट है। आजकल देखोगे मेंस जो है वो काफ़ी उनका दिल आया हुआ है रिकरेंस सीरीज पे। तो चलो हम भी एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे रेकरेंस पे। तो A0 A1 A2 दे रखा है और एक लीनियर रेकरेंस है, क्योंकि क्वाड्रेटिक रेकरेंस यूजुअली पूछते नहीं है, वो पूछेंगे भी नहीं। अगर पूछेंगे तो वो GP में जाने वाला, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, दैट्स इट, और कुछ नहीं पूछेगा मेंस और। तो यहाँ पे जब n इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू क्या करोगे। अब देखो कोई बच्चा बोलेगा सर इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे टीचर ने करवाए हुए हैं। देखिए, जब आपको टीचर बता रहे होंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an जो है
वो ऑलमोस्ट बिहेव करेगा an+1 जैसा, ऑलमोस्ट बिहेव करेगा n-1 जैसा, ऑलमोस्ट बिहेव करेगा n-2 जैसा। लेकिन वो आइडिया लगाओगे तो यहाँ फंस जाओगे, क्योंकि देखो 3an+1 क्या होने वाला है, an प्लस an-1 प्लस an-1। अगर बोलोगे n इन्फिनिटी पे अगर मैं इसके लिमिट को l मानूँ और तुम ये आर्ग्यू करो सबका लिमिट ऑलमोस्ट l ही चले जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मानना है जो n इन्फिनिटी पे जो सीक्वेंस है वो कहीं ना कहीं जाके सैचुरेट हो जाएगा। ठीक, तो वो ऑलमोस्ट l के आसपास वैल्यू घूमेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3l इक्वल टू l प्लस l। और मैथमेटिक्स आपको कुछ बताने हैं, मैथमेटिक्स ये नहीं बोल रहा है तुम गलत हो, मैथमेटिक्स बोल रहा है भाई आई एम अनएबल टू गिव यू एनी कंक्लूजन, क्योंकि ये बता दिया 0 इक्वल टू 0। तो गोलू रोने लगा, दुखी हो गया। तो आप सोचो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, क्योंकि यूजुअली आप सिंगेज जैसे बुक्स या फिर अरिहंत में या फिर टेस्ट सीरीज में जब बनाते हो तो इस इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को सबको सेम मान लेते हो, पक्का तुमको याद होगा। अब यहीं पे आपको मैंने पकड़ा है, सेम मानोगे यहाँ फंस जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस टाइप का भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं रिसेंट जेई में, और खास के आपके कोचिंग मटेरियल्स में भी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 5x5 ग्रिड में पूछ रहा है कितना स्क्वायर है। अब देखो स्क्वायर यहाँ पे इस टाइप का भी हो सकता है भाई, ठीक है ना, इस टाइप का भी हो सकता है, ये स्लेंट स्क्वायर, ये भी वैलिड है, ऑफ कोर्स ये भी वैलिड है, ये पूरा वाला भी वैलिड है। तो इस टाइप का तुमको फाइंड करना है जो कितना सारा स्क्वायर यहाँ पे अवेलेबल है। अरे भाई हाँ, मैं तो क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में हम लोग चलेंगे और फिर हम देखेंगे जो नंबर थियरीज का कुछ मैट्रिक्स का भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बनाऊंगा। जैसे अगर मैं एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपके लिए बना के दे दूँ तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसे अगर मैं सपोज एक मैट्रिक्स तुम्हारे सामने डिफाइन करूँ, S इज़ द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स A, जो कि 3x3 वाला मैट्रिक्स है। S इज सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिक्स सच दैट Aij जो है वो इंटीजर है, एंड सो आई कैन राइट बेटर फॉर्मल मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर बताएं Aij बिलोंग्स टू इंटीजर एंड A² इक्वल टू I। आप समझ गए होंगे। तो इतना 3x3 मैट्रिक्स कोई भी संसार से जिसका हर एक एंट्री जो है इंटीजर है उसका स्क्वायर आइडेंटिटी है। तो एक तो आप ऑलरेडी गेस कर सकते हो, जो एक मैट्रिक्स एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी होगा तो A² I हो जाएगा, राइट। अच्छा, दूसरा मैट्रिक्स से तुम गेस कर सकते हो, आइडेंटिटी का हो सकता है ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स भी हो। तो बहुत बार जैसे तुम 0 0 1 ले लो, 1 0 0 ले लो, 0 1 0 ले लो, ठीक है। आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, इसका क्यूब कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, इसका पावर 4 आप देख सकते हो जो क्या है स्क्वायर कुछ परम्यूटेशन मैट्रिक्स का है आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा बहुत सारे परम्यूटेशन मैट्रिक्स अगर आपको मिल जाए, परम्यूटेशन मैट्रिक्स मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रोज को तुम परम्यूटेट कर सकते हो, 1 2 3 को 3 1 2 ऐसे एक्सचेंज करके। तो 2 4 5 मैट्रिक्स से तुम यहाँ से गेस भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कार्डिनलिटी ऑफ एस क्या है। कार्डिनलिटी ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो मुझे ये निकालना है। अब तुम बोलो इसमें कितना एलिमेंट होंगे इस सेट एस में, क्या 5 एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे, ऑल परम्यूटेशन मैट्रिक्स वाला होगा तो 6 आंसर होगा, 10 होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, या फिर एक ही एलिमेंट होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब बहुत बच्चा ऐसा बोलेगा ना, जैसे डेट ऑफ ए लीजिएगा तो +-1 हो जाएगा। अब डेट ऑफ ए तो सर बहुत मैट्रिक्स का +-1 आता है तो इनफाइनाइट होगा। लेकिन आप देखो हम ये भी रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं जो इसका इंट्रीज जो है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलो अब बिना डिले के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो ना, तो इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को एक दूसरे फॉर्म में हम लिख रहे हैं जो कि शायद आपको मज़ा आएगा। तो इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, x3 और ये हो गया अपने पास b1 b2 b3। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, ये थोड़ा कूल लग रहा है। मेरे पास कोफिशिएंट आ गया a11 a12 a13 81 23 31 32 और 33। अब तुमको क्या देख रखा है, अब देखो जब इसका वैल्यू क्या है -1 2 3 है, तो सबसे पहले तो मुझे इसको कॉपी करने दो। इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक, और फिर इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, तो फिर आपको मज़ा आने वाला है। चलो अब मज़ा के लिए तैयार रहिए। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, x1 x2 x3 के जगह पे क्या दे रखा है, वो रहा है जब ये -1 3 और 2 है
तो मेरा b1 का वैल्यू 101 है, ठीक है भाई। सेकेंड केस में क्या बोल रखा है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रखा है जब इसका सॉल्यूशन x1 x2 x3 2 - 2 1 है, 2 - 2 1 है, तो b1 b2 का वैल्यू जाएगा वो 0 - 1 1 होगा। अब देखो a1 a2 a1 3 ये सब कुछ रियल्स नंबर होंगे, या तो कुछ भी होंगे, रियल और इमेजिनरी हमको पता नहीं, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा ये आ रहा है, अब ये जूम कर लो रियल होगा, ऐसा रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब तुमको बोल रहा है, तो अब सवाल है इसमें कितने अननोन है, तो देखो ये 9 अननोन्स हैं, 9 अननोन्स हैं, तुम्हारे पास 2 ही इन्फॉर्मेशन है। तो अगर कोई ब्लाइंडली इससे इक्वेशन क्रिएट करे और यहाँ से इक्वेशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा 3 इक्वेशन क्रिएट होगा, यहाँ से 3 इक्वेशन, 6 इक्वेशन क्रिएट होगा, अननोन 9 है तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम बोलोगे भाई तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस आ गया है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, वो रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, x1 x2 x3 का वैल्यू तुमसे पूछा जा रहा है जब ऑलरेडी इसके प्रोडक्ट का आंसर तुमको पता है, विच इज़ 2 - 1 3, 2 - 1 3। अब ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना, और आप कमेंट सेक्शन में रखना जो कौन इसको ऑब्जर्व कर पाया और तुरंत उसने बना दिया, ठीक है। अब सवाल है जो इसको हम कैसे अप्रोच करें। देखो सॉल्यूशन तो मैं ऑलरेडी बना सकता हूँ क्योंकि मैं आपको बता दूंगा देखो ये सॉल्यूशन है, तुम बोलोगे वाह, लेकिन दैट्स नॉट हाउ अ टीचर शुड डू। गुरु का मतलब है गुरुत्व, गुरु में ग्रेविटी होना चाहिए, ठीक है ना, जो भी गुरु हो विथ ड्यू रिस्पेक्ट। तो उससे क्या होगा ना, गुरु का मतलब ज्ञान देना थोड़ी है गूगल के दुनिया में भाई, गूगल के पास ऑलरेडी अथाह ज्ञान है। गुरु का मतलब है आपको मार्ग दिखाना, टॉर्च बियरर है, लाइट आपको दिखाना जो तुमको दिख जाए, भाई ऐसा होता है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है ना, अगर कोई बच्चा ब्लाइंडली इसको मल्टीप्लाई करे और फिर उससे मैनिपुलेट करे तो इस दोनों इक्वेशन से वो फॉल्स आउट हो जाएगा, क्योंकि 6 इक्वेशन बनाएगा वो, नोन है, बना नहीं पाएगा। या फिर हो सकता है वो 6 इक्वेशंस को डाल के फिर इसमें मैनिपुलेट करे, ठीक है। अब 6 इक्वेशन जब तुम्हारे पास सामने आई, इक्वेशन 1 to 6, उसको मैनिपुलेट करने में तुम्हारा दिमाग उलझ जाएगा, तो फिर तुम देख नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे पहले हम क्या किए, क्वेश्चन को एक मैट्रिक्स, एक सिंपल लैंग्वेज में हमने एड्रेस कर दिया, दैट इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन है जो ये अननोन्स को बिना टच किए हुए हम कैसे डायरेक्टली यहाँ पे x1 x2 x3 बात कर लें। तो ये पक्का है जो ये तीनों जो आउटपुट है इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शंस हो सकता है शायद। अब कुछ कनेक्शंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास एक्सेस अननोन है, तो इसीलिए हम ऐसा सोच सकते हैं जो मान लो इसको अगर मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूँ और इसको बीटा से, और अगर ऐड कर दूँ तो क्या एक ऐसा अल्फा बीटा एग्जिस्ट करेगा जो इसको, जो मेरा ये आंसर देगा। अगर ये हो गया तो फिर मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको x1 लिखूँ, इसको x2 लिखूँ, और मान लो इसको मैं x3 लिखूँ और इसको x लिखूँ, तो मुझे x निकालना है। तो मेरे पास पहला इक्वेशन सपोज तुम ऐसे कर सकते हो, पहला एक्सप्रेशन लिखा हुआ ax1 = b1, सपोज ये b1 है। दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ ax2 = b2, और तीसरा इक्वेशन ax = b3। तो मुझे पता है b1 b2 b3, x1 x2 भी पता है, तो मुझे बस x निकालना है। तो मैं पहले इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप बात समझ रहे हो। दूसरे इक्वेशन को सपोज बीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है, क्या ये पॉसिबल है क्या, जो मैं a अल्फ़ा x1 प्लस a बीटा x2 को जोड़ के कहीं ना कहीं मैं ax ले आऊँ, और अल्फ़ा बीटा 1 प्लस बीटा 2 b2 बीटा को जोड़ के मैं b3 ले आऊँ। अगर ऐसा हो गया तो बिना इस अननोन को सॉल्व किए हुए मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ। तो चलो ट्राई करते हैं। तो मैं अल्फ़ा टाइम्स, अगर मैं 101, एक तो तुम कुछ नंबर से प्ले भी कर सकते हो, बीटा टाइम्स 0 - 11, अगर मैं इसको जोड़ के 2 - 1 3 लाने का प्रयास करूँ तो क्या ये पॉसिबल है। तो ये इक्वेशन ही तुमको बता देगा। तो अल्फ़ा प्लस 0 बीटा = 2 आ गया, तो ये बोल रहा है अल्फ़ा 2 आना चाहिए। और यहाँ से सेकंड से क्या आ जाएगा, माइनस बीटा = -1, तो बोल रहा है बीटा 1 आना चाहिए। लेकिन क्या थर्ड का कंसिस्टेंट है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 3 आना चाहिए। लेकिन देखो अल्फ़ा अगर 2 है और बीटा 1 है तो ऑटोमेटिकली अल्फ़ा प्लस बीटा 3 हो गया। तो मेरा लाइफ तो मज़ा आ गया भाई, ऑलरेडी तुमको पता है अल्फ़ा जो क्या हो गया, अल्फ़ा का वैल्यू 2 आ गया और बीटा का वैल्यू मेरे पास 1 आ गया। तो अगर अल्फ़ा 2 और बीटा 1 दे दे तो मेरा काम बन जाएगा। तो पहला इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इस पूरे पार्ट को, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए × 2। दूसरे इक्वेशन को क्या करो, बीटा 1 है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो जैसे ही तुम दोनों को ऐड करोगे तो ये a टाइम्स ये क्या आ जाएगा, 2x1 प्लस x2। तो इसका जो वैल्यू आने वाला है यह आ जाएगा 2x1 प्लस x2। अब 2x1 प्लस x2 क्या बाबू, -2 6 4, और इसमें ऐड कर रहे हो आप 2 - 2 1। तो यहाँ से जो आंसर आया वो आ गया 0 4 और 5।
तो आई होप इस क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया। तो तुमको ये जो आंसर जो दिख रहा है वो भी तुम्हारे आँख के सामने है, उसके कॉम्बिनेशंस का। तो फाइनली जो मेरा सॉल्यूशंस आया है अननोन एक्स का वो है x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 4 और x3 इक्वल टू 5। ठीक है। और तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था। भाई बिल्कुल ही आसान था, लेकिन यही तो ब्यूटी है एग्जामिनेशन में, आप कितने क्विक ऑब्जर्वर हो। ठीक है ना, आपके दिमाग में एग्जैक्टली वो मैकेनिज्म चल रहा है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला डिटरमाइन द नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ 1 to 10 विच सेटिस्फाइड A1 जो है वो बड़ा होना चाहिए A2 से। ठीक है, A1 मैक्सिमम होना चाहिए A2 से, फिर A3 से बड़ा होना चाहिए A4 और A5, लेकिन A6 जो है वो बड़ा होना चाहिए A5 से, फिर A7 बड़ा होना चाहिए, A8 बड़ा होना चाहिए, A9 और A10। भाई ये तो बहुत ही मज़ेदार सिचुएशन है। इसका मतलब आपको ये चीज़ बोल दिया, जो मेरे पास A5 जो है, देखो ये कहीं ना कहीं बीच में है, तो यहाँ से ये जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ से जो ये सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वैसे तो इंक्रीजिंग उल्टा मान सकते हो। तो अब सवाल है हम इतने कितने परम्यूटेशंस यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो अब अगर आप सोचिएगा भाई इसमें हम कितने परम्यूटेशंस यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, उसको कैसे सोचें। तो तुम सोचो अगर मेरे पास सिर्फ इतना क्वेश्चन रहता जो कितने परम्यूटेशंस है जिसमें A1 A2 से बड़ा है, सपोज सिर्फ ये रेस्ट्रिक्शन रहता, ये सपोज दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, तो अब A1 A2 से बड़ा है, ऐसे कितने नंबर्स, कितने तुम ऑर्डर पेयर ले सकते हो। तो देखो 10 में से तुम कोई भी 2 को उठा लो, वही आंसर हो जाएगा। कैसे, अगर हम 10 और 9 को उठाए तो 10 ग्रेटर देन 9, तो एक ही पॉसिबिलिटीज है ना, A1 A2 से बड़ा है 10 और 9, क्योंकि 9 और 10 में तो फिर 10 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 10 से 2 आंसर है। हम कोई भी 2 को उठाएंगे x और y को, उसमें तो एक ही पैरिटी होगा, एक ही नंबर बड़ा होगा। अगर मान लो हम क्वेश्चन पूछे A1 A2 A3 कितना, ऐसे इज अ सेट ऑफ ऑल A1 A2 A3 ऑर्डर ट्रिपलेट सच दैट ये बड़ा है वेयर A1 A2 A3 इज 1 to 10 से आ रहा है। तो अब समझो 10 में से अगर हम कोई भी 3 नंबर को उठा लें, सपोज 4 5 6 उठा लें, उसमें से डेफिनेटली एक बड़ा होगा, उससे सेकंड वाला एक से छोटा होगा, थर्ड वाला लिस्ट होगा, क्योंकि 3 में से एक विनर होगा, एक लूजर होगा, एक मीडिएटर होगा। तो फिर आंसर 10 से 3 हो जाएगा। आई होप नाउ यू गॉट द मीनिंग और आपको फील भी आ रहा है क्वेश्चंस क्या है। तो देखो 10 में से अगर मैं कोई भी 5 को उठा लूँ, तो फिर इस लॉजिक से कोई बच्चा बोलेगा ठीक है सर 10 में से कोई भी 5 को उठा लीजिए, उसका एक ही ऑर्डर होगा 10 से 5, क्योंकि मान लो मैं 1 3 5 7 और 10 को उठा लेता हूँ। अब इसको इस वे में अरेंज करना, मतलब सबसे बड़ा वाले को पहले भेजो, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो एक ही तरीका है। नहीं, कोई बच्चा बोलेगा ये क्यों नहीं भाई 10 5, ये तो गलत तरीका है ना। तो 10 में से कोई भी 5 को उठाओगे तो उस 5 को आपस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का एक ही तरीका है, 10 से 5 हो गया। अब तुम्हारे पास बचा 5, 1 2 3 4 5 6, अच्छा यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मान लो तुम 10 7 5 3 1 उठा लिया, और उसको मैंने नाप दिया A1 जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, A1 को मैंने 10 दिया, फिर सपोज ये 10 दिया 7 दिया, मैंने फील करो क्वेश्चन को 5 3 1 दिया। लेकिन अब सवाल है अब तुम्हारे पास बचा क्या, A6 A7, तो तुम्हारे पास जो नंबर बचा है 2 बचा है, 4 बचा है, 6 बचा है, 8 और 9 बचा है। अब A5 ऑलरेडी सबसे छोटा है, जो 1 वाला सबसे छोटा है। ठीक, अब तुम कितने वे में इसको अरेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 को, फिर अब तो तुम्हारे पास जो 5 बचा है 1 2 3 4 5, ये तो एक ही तरीका है इसको अरेंज करने का, क्योंकि इसमें से 9 हाईएस्ट जाएगा, फिर 8 जाएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 4 जाएगा और फिर 2 जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो A5 हरदम लिस्ट वाले को मिलेगा, और जो रिमेनिंग होगा वो तो ऑटोमेटिकली एक ही तरीके से अरेंज हो सकता है। तो ये सोच के कोई बच्चा क्या बोलेगा इसका आंसर, आप बताइए, ये सोच के आपके दिमाग में क्या जाएगा जो इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए 10 से 5। अब आप में से कितने को लग रहा है जो 10 से 5 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये तुम सोचो कितने को लग रहा है जो 10 से 5 अगर हम दें तो एग्जैक्टली वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस पर थोड़ा सोच विचार कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप डालिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आंसर्स बता चुका हूँ और लॉजिक बता चुका हूँ। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये लिमिट से बेहतरीन क्वेश्चन है। अब लिमिट वाले क्वेश्चंस को यूजुअली 2-3 तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक तो आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन और बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी इसको ऊपर कर सकते हो।
दूसरे तरीके जो इसमें सोचने का होता है वो आप रैशनलाइज कर सकते हो, क्योंकि देखो ये फ्रैक्शनल पावर वाले क्वेश्चन है तो इसमें आपका दिमाग रैशनलाइजेशन पर भी चलता है। तो हम बेसिक से करेंगे रैशनलाइज करके। सबसे पहले एक बच्चा जो यहाँ पे मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन जो बहुत बच्चों के साथ होता है वो मैं बताना चाहता हूँ। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं ना, एक्स इन्फिनिटी है तो लगभग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तुम एज्यूम कर लो एक्स जैसा ही, क्योंकि 1 को भूल सकते हो और रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स हो गया, एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो ये एक्स हो गया। तो फिर ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस, और उसको भी एक्स क्यूब जैसे एज्यूम कर लो क्योंकि एक्स बहुत बड़ा है, तो एक्स माइनस एक्स इंटू जीरो हो गया, आंसर जीरो। ये तो पाना ही गलत है। इसी में अगर तुम थोड़ा डिफेंड करोगे, चूँकि एक्स इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी इंटू जीरो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो तुम खुद यहाँ पे बता नहीं पा रहे हो जो इसका क्या वैलिड आंसर होगा। सेकेंड थिंग, ये मेथड बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स को सम ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ सम, ये बहुत बारीकी वाली चीज़ है जो यूजुअली आप इग्नोर करते हो लिमिट के प्रॉब्लम बनाने में, अच्छे बच्चे भी। ये तब आप यूज़ कर सकते हो ना जिसमें ये लिमिट एग्जिस्ट करता हो, फाइनाइट हो, तो ये L1 और L2। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर आप इस चीज़ को नहीं कर सकते, आपको ये पूरे सिस्टम को एक साथ इवेलुएट करना होगा। मैंने बात समझा? तो इसमें तो जब तुम सेपरेटली इसको x माइनस एक्स कर दिया, मतलब ऑलरेडी तुम इसका यूज कर दिया, इवन इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपने लिमिट के कॉन्स्टिट्यूशन पे ही प्रहार कर दिया। तो अब इसको बनाए कैसे बाबू? तो फिर या तो तुम बाइनोमियल से बना लो झट से, नहीं तो रैशनलाइज कर दो। तो हम तो रैशनलाइज करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स को मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैं दोनों टर्म को अलग अलग पन्ने रैशनलाइज करके रेसिपी बना देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और आप देख सकते हो मेरे पास, मैं दूसरे कलर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, शायद वाइट का यूज़ करूँ तो वो ज़्यादा, चलो इसका यूज़ कर लेता हूँ। वाइट का यूज़ करो तो वो ज़्यादा बेटर होगा, आपके आँख में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है थर्ड रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स। इसको अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस फार्मूला से बना सकता हूँ, a माइनस बी इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप उसका यूज़ करोगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब दिखेगा ऊपर, नीचे ए स्क्वायर तो एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर 2 बाई थर्ड, और बी स्क्वायर तुमको दिखेगा एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर ए बी 1/3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया कैंसिल। तो तुम्हारे पास 1 बाई ये पूरा सिस्टम जो है यहाँ पे आ गया, बैठ गया। ठीक, मैं बार बार ये नहीं लिख रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन है एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, अभी मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक, मैं इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ। तो रैशनलाइज करके मेरा प्यारा सा ये टर्म बना, और माइनस एक्स बाई 2/3 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1। अच्छा, ये जो टैपिंग साउंड आ रहा है, आई नो इस डिस्ट्रैक्टिंग, तो मेरा माइक थोड़ा इशू चल रहा है, मैं उसको ठीक कर लूँगा नेक्स्ट सेशन तक, फिर आप आराम से लुफ्ट उठा सकते हो। तो एक्स इन्फिनिटी अगर मैं दोनों से हटाऊँ, लिमिट एक्स इन्फिनिटी, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्स अगर इन्फिनिटी को आप ले जाओ तो यहाँ पे तो सबसे पहले एक्स को मैं बाहर ला सकता हूँ, ठीक, क्योंकि एक्स को मैं बाहर लाऊंगा तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये एक्स 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 कट जाएगा, और एक्स इन्फिनिटी पे ये टर्म जो है वो फाइनाइट आ रहा है कितना, तो 1 बाई 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये बन रहा है हाफ, तो ये तो फाइनाइट हो गया। हमको चेक करना है एक्स इन्फिनिटी पे क्या ये फाइनाइट बनेगा कि नहीं, तो इसको भी मैं देख सकता हूँ, ये जो वैल्यू है बाबू, ठीक है, जब एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा है तो एक्स क्यूब अगर मैं बाहर कर लूँ तो ये एक्स स्क्वायर जैसा बनेगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब टू द पावर 2/3। सिमिलरली ये बन जाएगा एक्स इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स टू पावर 1/3 टाइम्स एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर में एक्स है तो एक्स 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 कैंसिल हो गया। अब आप क्लियरली देख सकते हो 1 बाई एक्स टाइम्स समथिंग बचा है जो कि फाइनाइट जा रहा है, क्योंकि एक्स इन्फिनिटी पे ये जाएगा, ये जाएगा, तो 1 बाई एक्स एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी टेंडिंग टू 0, मतलब ये टर्म 0 को अप्रोच कर रहा है, और ये हाफ को, तो ओवरऑल आंसर जो मेरा प्रॉब्लम का है वो हो गया हाफ। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन का सुंदर सा जवाब हाफ हो गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे ये एक्स क्यूब 6 और 6 दिख रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो ये जो 6 दिखा कोफिशिएंट, ये 12 दिखा, 6 दिखा, तो एक मन में अजीब व गरीब सा सुकून मिला। बोलोगे कैसे? क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल फार्मूला से जनरेट है। एक्स माइनस 2 होल क्यूब क्या देगा तुम्हारा पास, ठीक है ना। तो ये देगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 8। अब देखो ये बाद बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे +2 लिखा गया है। तो सबसे पहले इस गिवन क्वेश्चन को मैं इंटीग्रेशन 2 to 4 लिख लूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 होल क्यूब। यूजुअली तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर डबल बॉक्स से लिखते हो, लेकिन प्रॉपर यही सिंबल है, क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x को ऐसे लिखते हैं और ग्रेटेस्ट को ऐसे। जेई के फील्ड में डबल से लिखे हुए हैं। तो दिस dx हो गया। और देखो 2 को तो तुम बाहर कर सकते हो, तो सबसे मैंने मुझे एक यहाँ पे 2 को जैसे ही आप बाहर करोगे, अब आप समझ गए। तो क्योंकि 2 इंटीजर है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 to 4 ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस 2 होल क्यूब dx और प्लस 2 इंटीग्रेशन 2 और 4 माइनस 2 इज 2 to 4 हो जाएगा। अब तुम u को x माइनस 2 मान लो सब्सटीट्यूशन, तो आप देखोगे अगर u 0 से 1 में है तो फिर u क्यूब का ग्रेटेस्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। u अगर तुम्हारे पास 1 से, क्योंकि ये हो जाएगा ना u क्यूब, तो ये तो 0 to 2 ग्रेटेस्ट ऑफ u क्यूब du हो गया। अब u क्यूब इंटीजर का कब होगा? 0 1 2। तो ब्रेकेज पॉइंट कहाँ कहाँ होगा? 0 से 1, 1 से थर्ड रूट 2, थर्ड रूट 3 से थर्ड रूट 3, ऐसे थर्ड रूट 7 से 2, ठीक है। तो जब u 1 से थर्ड रूट 2 आएगा तो फिर ग्रेटेस्ट ऑफ u क्यूब जो आएगा वो 1 आएगा। चलो मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को आगे कर लूँ और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे 1 मिनट एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेता हूँ, आपके लिए ही सही रहेगा क्योंकि आपको प्रॉपरली दिखेगा इसका सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। फिर अगर मान लीजिए मैं u को कहाँ से कहाँ रखूँ, थर्ड रूट 2 से थर्ड रूट 3 तक अगर रख दूँ तो मेरा u क्यूब 1 से लेके 3 तक जाएगा, तो ग्रेटेस्ट u क्यूब जो होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। इन जनरल अगर आप देखोगे u को मैं थर्ड रूट n पे रखूँ, राइट, 2 थर्ड रूट n प्लस 1, तो मेरा ग्रेटेस्ट u क्यूब जो आएगा वो n आ जाएगा। अब हम इसको यूज करने वाले हैं n फ्रॉम 0 1 2 से n तक 7 अप टू n7। तो मेरे पास क्या आ गया क्वेश्चन, 0 से 2 u क्यूब ग्रेटेस्ट du। अब ये तो अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा है। 0 से 1 में 0 du आ गया, फिर 1 से, क्योंकि स्प्लिटिंग समझ रहे हो ना। स्प्लिटिंग क्या होगा, जब u क्यूब 0 होगा, u क्यूब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ऐसे करना है। जब u क्यूब 2 होगा तो थर्ड रूट ऑफ 2 वहाँ तक जाएगा, लास्ट में जो आएगा u का वैल्यू थर्ड रूट ऑफ 8 मतलब 2 होना चाहिए, क्योंकि ये जब जब इंटीजर होगा और u का वैल्यू कहाँ है, u बिलोंग्स टू 0 से 2, तो u क्यूब जो है वो तुम्हारा कहाँ से कहाँ बिलोंग है, 0 से 8, तो u क्यूब को मेरा 8 तक ले जाना होगा। तो यहाँ से u का वैल्यू आएगा 0 1 2 का पावर 1/3, 3 का पावर 1/3, 8 का पावर 1/3। इतना ब्रेकेज पॉइंट चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ग्राफिकली भी देख सकते हो, इतना जगह पे ये स्टेप बनेगा और सबका एरिया कैलकुलेट करना है। तो 1 से थर्ड रूट 2 कर लो भाई, 1 du, फिर थर्ड रूट 2 से अगर तुम थर्ड रूट 3 कर लोगे 2 du, ऐसे करते करते लास्ट में थर्ड रूट 7 से थर्ड रूट 8 मतलब 2, यहाँ पे 7 du आ जाएगा। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास 0 प्लस थर्ड रूट 2 माइनस 1 बनेगा, दूसरा जो बन गया वो आ गया 2 टाइम्स थर्ड रूट 3 माइनस थर्ड रूट 2, ऐसे करते करते मेरा लास्ट टर्म बना 7 इंटू 2 माइनस थर्ड रूट 7। अब इसको अगर तुम ऐड करो तो ये कितना आ रहा है, 17 आएगा माइनस सिग्मा n इक्वल टू 2 to 7। ये रूट वाले एक्सप्रेशन को मैं अलग से लिख देता हूँ। तो यही इसका आंसर है, प्यारा सा आंसर। तो शायद आपको क्वेश्चंस जो पूछे ये प्लस ये इंटायर क्वेश्चन प्लस ये पूछ देगा जेई वाला प्लस ये समेशन, तो आंसर 17 आएगा इंटीजर टाइप करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था, क्योंकि बेसिक पे आप इसको सॉल्व कर सकते थे आसानी से, कोई बहुत तकलीफ वाली बात इस क्वेश्चन में नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है एरिया ऑफ रीजन। तो सबसे पहले तुम देखो, अगर x, y इस सेट से बिलोंग करता है
तो एक्स कॉमा माइनस वाई भी इस सेट से बिलोंग करेगा सिमेट्रिसिटी से, माइनस एक्स कॉमा वाई भी और माइनस एक्स कॉमा वाई भी। कहने का मतलब है अगर मैं इसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लूँ तो मैं इस अलग क्वाड्रेंट में भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ये तो बेसिक थॉट प्रोसेस है। तो क्वेश्चन देख के ही मेरे दिमाग में ही आ गया। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम इसको आराम से बना सकते हो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक्स पॉजिटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, मतलब नॉन नेगेटिव होगा। तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो ये एक क्वार्टर ऑफ सर्कल जैसा फील तुमको दे रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो मेरा सेंटर 1 1 और फिर इस टाइप का एक कहीं ना कहीं एग्जैक्ट 1 क्वार्टर नहीं है, उससे ज़्यादा ही, क्योंकि क्वार्टर इसका यहीं तक आ जाएगा। रेडियस 2 है ना, तो ऑलमोस्ट ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको दिखेगा। ठीक है, जहाँ 1 क्वार्टर यहीं पे आ गया है, तो उससे कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है। अब इसको मुझे 4 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसका एरिया आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि इसको आप स्प्लिट कर सकते हो। देखो इतने सारे एरिया में, एक तो इसका एरिया आ गया, प्लस यहाँ पे एक एरिया आएगा, यहाँ एक एरिया आएगा, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, और एक बीच में स्क्वायर 1। तो इसका कैलकुलेट करोगे तो 1 प्लस पाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना आ रहा है, √3/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर थीटा वाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई कट गया, हाफ थीटा आर स्क्वायर, वहाँ से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक पार्ट का जो एरिया बना है, एक पार्ट का जो एरिया बन रहा है वो बन रहा है कितना, 1 प्लस √3 प्लस 5 पाई बाई 3। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो एरिया ऑफ एस जो बनने वाला है वो 4 प्लस 4√3 प्लस 25/3, और ये आपका आ गया आंसर इस प्यारा सा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछा जा सकता है ऑर्डर्ड पेयर के फैशन में, और फिर बेसिक तरीके से भी तुमको पूछा जा सकता है। तब सवाल है तुम कैसे इसको ट्राई करना चाहते हो। तो 1/x प्लस 1/y का जो वैल्यू है ये तुमको दे रखा है। ठीक, तुमसे पूछ रहा है जो कितना ऐसा अनऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अगर एक अनऑर्डर्ड पेयर का बात करो, जैसे 1/7 माइनस 1/14 अगर हम ले लें, तो क्या ये काम करेगा, 14 2 माइनस, बिल्कुल काम करेगा। तो 7 और -14 वर्क्स। अब -14 और 7 ये हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमको अनऑर्डर्ड पेयर लेना है। वो तुम ले सकते हो सेकंड वाले क्वेश्चन में, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ये क्वेश्चन दे दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा नहीं, लेकिन किसी फॉर्म में आपको ये दे सकता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में तुम इस हिसाब से उसको डील कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, इस गिवन इक्वेशन को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -14x - 14y = 0 आ जाएगा। अब तुम क्या करो ना, फैक्टराइज करो, क्योंकि आइडिया है जो अगर मैं गोलू टाइम्स बोलूँ इक्वल टू कुछ, मान लो मैं 14 ले आऊँ, तो फिर इसका इंटीजर, गोलू बोलू इंटीजर है, तो मैं आसानी से बता पाऊंगा। लाइक 14 1 वर्क करेगा, 2 7 वर्क करेगा, -2 -7, इस टाइप के कॉम्बिनेशंस। तो यही मेरा थॉट प्रोसेस है और मोटिवेशन है। तो इसको मुझे ट्राई करना है, जो प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स कुछ करके भी लिख देना है। ठीक, अब वो बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं x को कॉमन लूँ तो y - 14, तो मुझे y - 14 ही चाहिए। यहाँ पे y - 14 चाहिए जो फिर से ये कॉमन आ जाए। अब y - 14 के लिए 14y भी चाहिए, -14y चाहिए था ना, तो -14y हम कैसे लाएं, तो उसके लिए -14 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मुझे 196 तो उधर भी ऐड करना होगा। तो अब देखो ये x - 14 y - 14 196 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर है। अब तुम यहाँ से अलग अलग कॉम्बिनेशंस कर सकते हो। तो डिवाइजर ऑफ 196 क्या होगा, इसका डिवाइजर 1 2 4 7 14 28 98 और फिर 49 भी आया, 196 एंड देयर नेगेटिव वैल्यूज, -1 प्लस माइनस ये सब यूज कर देंगे। तो यहाँ से x - 14 को इंटीजर होना है, y - 14 को इंटीजर होना है। तो ऑर्डर्ड पेयर सब आप देख लो, 196 ये वर्क करेगा। अगर मैं मान लो इसको 1 ले लूँ, इसको 196, तो वो भी वर्क कर जाएगा। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्टली 9 पेयर आएगा, जो कि अब मैं नहीं करूँगा, उतना तो तुम कर सकते हो। तो 15 2 110, पूरा सॉल्यूशंस देखते जाओ। 16 1 1 2 अनऑर्डर्ड पेयर है, तो मुझे इसको दूसरे मैथमेटिकली करेक्ट होना है, तो इस सिंबल से यूज कर रहा हूँ, सेट वाले से। 1863 21 42 28 28 और क्या बनेगा 13 -182 12 -84। देखो कोई बच्चा इसको गेस करना भाई हालत ख़राब कर देगा।
गेस नहीं कर सकते हो इतने सारे सॉल्यूशंस को, दैट्स व्हाई यू नीड मैथ्स। तो ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था जो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये बोल रहा है A3×3 मैट्रिक्स है। अब देखो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स और पॉसिबल पूछ रहे हैं तो सबसे पहले एक जनरल मैट्रिक्स ले लो। तो मान लो अगर मैं इसका A1 A2 A3 ले लूँ, A4 A5 A6 A7 A8 A9, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँ दैट ऑफ दिस, तो मेरा क्या आएगा A1 टाइम्स A5 A9 माइनस A6 A8 माइनस A2 टाइम्स A4 A9 माइनस A6 A7 प्लस A3 टाइम्स A4। तो हम जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं, बस पता है ऑल ये AI जो है वो 0 और 1 से बिलोंग कर रहा है, मीन्स A1 से ऑल AI यहाँ पे बिलोंग्स टू 0 और 1। तो अब तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, तो A1 A5 A9 आया प्लस 2 6 7 आया प्लस 3 4 8 आया, और माइनस में 3 एक्सप्रेशन आ रहा है। क्या क्या, तो मैं लिख देता हूँ। माइनस में आ रहा है 1 6 8 और माइनस 2 4 9 और माइनस 3 5 7। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, तुम देखो अगर इसको 159 जो है वो तुम देख सकते हो, जो ये एक कॉलम से नहीं आया है क्योंकि 1 आया है इस फर्स्ट रो से, 5 सेकंड रो से आया है और 9 थर्ड रो से है। सिमिलरली 2 6 7 जो है 2 आया फर्स्ट रो से, 6 आया सेकंड रो से। मतलब कोई भी ये जो पेयर है, कोई भी ये जो प्रोडक्ट ऑफ 3 एलिमेंट है वो सेम रो से नहीं आ रहा है, तीनों एक एक रो से आ रहा है हर जगह। देखो 3 5 7, 3 आया पहला से, 5 आया दूसरा से, 7। तुम बोलोगे भाई इसमें खास क्या है, तो इस फॉर्म में लिखने से क्या होता है ना, तुम इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जनरली। अब देखो बोल रहा है प्रूव दैट कैन नॉट बी 3 और -3। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है जो 0 से 1 एंट्री है, जो कि मैं एडवांस वाले पूछे भी हैं। तो इसका मैक्सिमम डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे मैं 2-3 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं वही पूछ रहा हूँ, तुमको प्रूव करना है जो मैक्सिमम 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा तो 2 होगा। अब 2 भी तुम कैसे गारंटी करोगे, क्योंकि इंटीजर एंट्री है तो इंटीजर ही होगा भाई। अच्छा एक तो चीज़ है, अगर मैक्सिमम m है तो मिनिमम -m हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू अरेंजमेंट है तो मैं रो 1 को रो 2 से स्विच कर सकता हूँ और फिर वो मिनिमम दे देगा। मैक्सिमम अगर 10,000 है तो मिनिमम तो -10,000 आएगा ही, मैं स्विच कर दूंगा तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है। अब देखो तुम अगर पूरा एक्सट्रीमली ग्रीडी हो तो बोलोगे भाई मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। क्यों, क्योंकि कोई बच्चा बोलेगा इसको 1 कर लीजिए, इसको 1 कर लीजिए, इसको 1 कर लीजिए, इसको 0 0 0 मिनिमम कर दीजिए, तो मैक्सिमम 3 पॉसिबल है। अब देखो क्या ये पॉसिबल है या नहीं, अब तुम ध्यान देना। अब देखो पहला वाला ब्रैकेट में बाबू क्या है, पहले वाला ब्रैकेट में अगर तुम ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखो बच्चों, दोस्तों नहीं बच्चों तो अगर पहला वाला ब्रैकेट मान लो ये 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया, तो अब ये कैसे 1 पॉसिबल है। कोई बच्चा बोलेगा सर ये 1 1 1 ही होगा तीनों, क्योंकि एक भी 0 होगा तो गया, ये भी 1 1 1 होगा, ये भी 1 1 हो गया। अब इनकन्सिस्टेंट है क्योंकि तुम यहाँ से बोल रहे हो A1 को 1 होना है, A5 को भी 1 होना है, A9 को भी 1 होना है, A6 को भी 1 होना है, A4 को। अब लेकिन यहाँ पे बोल रहे हो ये 0 है, तो तुम बोल रहे हो A1 A6 A8 जो है वो 0 है। इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई 0 होगा, या तो A1 0 होगा और A6 0 होगा और A8 0 होगा। लेकिन देखो अभी तुम ऊपर में ही बोल रहे हो नहीं 3 लाने के लिए सबको 1 होना है, तो ऊपर से बोल रहे हो इसको 1 होना है, नीचे से बोल रहे हो कम से कम एक तो 0 होगा, तो 1 = 0 होगा। इनकन्सिस्टेंसी मतलब 3 नहीं आएगा। तो जैसे ही 3 नहीं आया तो -3 भी नहीं आएगा, तो ये तो पक्का हो गया जो 3 पॉसिबल है ही नहीं। अब सवाल है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू। अगर 3 पॉसिबल नहीं तो क्या क्या पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है क्या, 1 पॉसिबल है क्या, 0 पॉसिबल है क्या। 2 अगर होगा तो -2 भी होगा, -1 0। फिर सवाल है क्या हम कैसे कंफर्म करें 2 पॉसिबल है। ठीक है, तो अब वो तुम कंफर्म कर सकते हो, वो तुम कैसे कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि देखो A3 A4 A8 अगर मैं इसी को देखूँ A3 A4, तो A3 कहाँ से आ रहा है, A3 यहाँ से आ रहा है, A4 का है यहाँ है और A8 का है यहाँ है। तो अगर मैं इस तीनों को 0 ले लूँ, ध्यान से देखना, और बाद बाकी मैं सबको 1 ले लूँ, 1 1 1 1 1 1, तो क्या होगा, चूँकि 0 यहाँ है 0 यहाँ है 0 वहाँ है, बाद बाकी अगर 1 भी हो कहीं से, बाद बाकी सब 1 भी हो जाएगा, फिर भी मेरा आंसर कितना जाएगा 1 + 1 -0 -0 -0 -0। इसका मतलब 2 पॉसिबल है। अभी मैं जस्ट बता दिया, ये दोनों ब्रैकेट को 2 ले लो, इसको 0 ले लो, बाद बाकी सबको 0 होने दो, मतलब एक एलिमेंट 0 रख के। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ 2 तो अचीवेबल है। हाँ, कितना ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट 2 होगा, वो बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैंने बनाया था। और मैं अगर मैट्रिक्स के प्लेलिस्ट में जाओगे डिटर्मिनेंट में, तो वहाँ इस टाइप के
0 1 2 वाले एंट्री पे भी प्रॉपरली तुमको पूरे केस बना के BNC का टच मिलेगा। 1 पॉसिबल है, 1 तो तुम आराम से देख सकते हो, इसको तुम 1 ले सकते हो, पर बाकी सबको 0 0 0 तो कर ही सकते हो। और 0 तो पॉसिबल है अगर सब एलिमेंट इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉसिबल था। तो ऑल पॉसिबल वैल्यू में क्या आया, पहला का तो यस आंसर इज नो, निगेटिव आंसर है, और दूसरा का आंसर आया +-2 +-1 0, मतलब 5 पॉसिबल वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है। तो अब जेई वाला भी तुमको ना इसी में ये डेट लिखा देगा और पूछेगा कार्डिनलिटी ऑफ सेट S, तो ये हो जाएगा 5। सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैं बात कर रहा था, आपको मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ, आप खुद से सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो। पूरा एक सीक्वेंस है, जैसे A0 का वैल्यू 2 दे रखा है, A1 का 1, A2 का 2। अब अगर मैं A3 निकालूँ तो n का वैल्यू 2 रखूँगा, तो A0 + A1 + A2/3। तो ये देखो ये काइंड ऑफ सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड में भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं ज्योमेट्रिकली। 2 + 2 + 1 मतलब 3, 5/3 आ गया A3 का वैल्यू। सिमिलरली तुम A4 का वैल्यू निकाल सकते हो, A5 का। सवाल है इस सीक्वेंस में A∞ क्या होगा, अनंत पे जाओगे तो ये सीक्वेंस जैसे 2 1 2 5/3 किस चीज़ को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है ना, अगर कोई बच्चा, वही मैं बता रहा था, अगर ये बोलेगा जो n है तो ऑलमोस्ट ये सब टर्म इक्वल है, और अगर मान लो ये इन्फिनिटी पे ये लिमिट है ये सीक्वेंस का A1 A2 का an का ऑलमोस्ट अगर जा रहा है L पे, तो 3L = 3L 0 = 0 आ जाएगा। अगर तुम वो जो कोचिंग में यूज़ करते हो तो वहाँ से इसका जवाब तुम कर नहीं सकते हो। सवाल है इसको मैं कैसे इवैल्यूएट करूं। तो इसको इवैल्यूएट करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। वो सुंदर तरीका है ना, सबसे पहले एक पैटर्न फाइंडिंग करो। पैटर्न फाइंडिंग का मतलब है ना, इस तीनों एक्सप्रेशन को, ठीक है ना, यहाँ से तुमको एक इन्वेरिएंट निकालना होगा। इन्वेरिएंट मतलब ऐसा चीज़, एक ऐसा रिलेशन जो कि डिपेंड ही नहीं करता है, जो तुम 1 2 3 ले रहे हो या 4 5 6 ले रहे हो या 7 8 9 रहे हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ग्रुप डिलीट करता हूँ और चलो मैं सॉल्व करता हूँ। तब यहाँ पे एक ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे अगर मैं 3 टाइम्स ऑफ an + 1 देखूँ तो क्या गया, an -1 an -2। आइडिया वही है, जो n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, ये सब इसका लिमिट सेम कन्वर्ज करेगा। कन्वर्जिंग सीक्वेंस हो नहीं होगा, नहीं तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ सीक्वेंस कन्वर्टिंग है। वैसे वो एजम्पशंस आप ऑलरेडी इसमें इंजेक्टेड है, उसका प्रूफ अभी मैं बताने वाला हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा ना, जैसे कुछ ऐसा सोचो जो इन्वेरिएंट है। तो 3an + 1 में मान लो यहाँ से भी हम 3an क्या डेवलप कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे 2an से ऐड करना होगा। दोनों साइड अगर मैं 2an कर लूँ तो ये मेरा 3n हो जाएगा। अब देखो ये कोई टर्म आया, गोलू आया, लेकिन उससे एक प्रीवियस नेबर आया। इसका मतलब एक प्रीवियस, यहाँ पे हमको क्या लाना होगा। तो अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे भी मिमिक करना चाह रहा हूँ, ध्यान से सोचना, 3an + 1 को मैं मिमिक करना चाह रहा था, सेम टाइप का स्ट्रक्चर 3an टाइप का। इसके लिए 2n से मैंने ऐड किया, तो ये देखो 3an + an - 1 + an - 2 आ गया। अब मेरा लालच और बढ़ गया, क्योंकि ये तो 3n आ गया, लेकिन उससे पहले वाला 2 आना चाहिए। अब an से पहले वाला 2 आना चाहिए, तो मैं एक और an - 1 यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो अब मेरे पास क्या है, 3n + 1 + 2n और उससे एक छोटा, और यहाँ देखो 3n + 2n - 1 + एक छोटा। अरे भाई मज़ा आ गया ये सीक्वेंस। अब मज़ा क्यों आ गया, क्योंकि ये तो मैं बोल सकता हूँ ना, दिस विल बी नाउ इक्वल टू 3an - 1 प्लस, इसको बार बार हम रिकर्सन लगा के an - 3। और ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, ऐसे करते करते एक दिन आएगा 3a2 + 2a1 + a0, n को n - 1 से रिप्लेस करो, फिर n को n - 1 से करते जाओ। तो यहाँ से मेरा क्या गया, 3 × 2 + 2 × 1 और प्लस a जी² 1 तो 10 आ गया। तो अब तुमको पता है इसका जो वैल्यू है ये ऑलवेज 10 है। तो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आएगा, और ये सीक्वेंस में बता रहा हूँ, सपोज ये तीनों का तीनों लिमिट, क्योंकि n जब इन्फिनिटी है, ये तीनों का तीनों लिमिट सेम चीज़ पे कन्वर्ज कर रहा है, सेम चीज़ पे कन्वर्ज करेगा। तो 3l + 2l + l = 10 आ गया। तुम्हारे पास कितना आ गया, 5l = 6, 6l = 10। तो लिमिट जो है वो 10/6 मतलब 5/3 बनने वाला है। अभी लास्ट क्वेश्चन है जिसको आप देखिए, तो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो इस टाइप के भी आ सकता है, ये पूरा बड़ा सा भी आ सकता है, या इंक्लाइन टाइप का भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस तुमको हिंट देने वाला हूँ। मैं इतना हिंट दे सकता हूँ तुमको, जो अगर तुम ये वाला स्क्वायर लोगे, जैसे मान लो अगर तुम 2 × 2 वाला ग्रिड लो, तो वहाँ से एक ही स्क्वायर बनेगा।
अगर तुम ग्रिड को मान लो ये 2x2 लो, 1x1 में एक ही बनेगा, 2x2 में कितना सारा स्क्वायर बन सकता है? 2। एक तो ये बड़ा वाला बनेगा या फिर एक ये स्लैंट वाला बनेगा जिसका कॉर्नर यहाँ पे हो, राइट। अगर तुम 3x3 ग्रिड ले लो, जैसे मुझे 3x3 लेने दो, तो एक यहाँ बनेगा, एक फिर यहाँ बनेगा, और सोचो क्या बनेगा। तो ये मैं नीचे में दिखा रहा हूँ, देखो 1x1 से ये बनेगा, 2x2 से 2 बनेगा, 3x3 से जिसका एंड पॉइंट ऑफ स्क्वायर है, देखो एक ये वाला बना और एक फिर ये वाला बना, ध्यान से देखना। तो यहाँ से तुम्हारे पास 3 बना। सिमिलरली 4x4 से जो 4 बन रहा है, 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4। तो यहाँ से n×n से कितना स्क्वायर बनने वाला है? n×n से जो बनेगा वो मेरा n² बनने वाला है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ ना, इससे आप डायरेक्टली इसको डिकोड कर सकते हो। कैसे डिकोड कर सकते हो? क्योंकि तुमको पता है जब जितना तरीका से मैं ग्रिड निकाल सकता हूँ, तो मान लो मेरा n×n ग्रिड है, ठीक है, तो वहाँ पे n-k² बनेगा, अगर k+1 × k+1 ग्रिड से k² बन रहा है ना। देखो 2+1 × 2+1 ग्रिड से कितना बन रहा है? 2² बन रहा है। तो k+1 × k+1 ग्रिड पॉइंट से कितना स्क्वायर बनेगा? k² बनेगा। अब कितना वे में तुम ग्रिड पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो? कितना वे में? तो मान लो n×n ग्रिड है, इसमें से हम k+1 × k+1 ग्रिड जो है ये कितना वे में सेलेक्ट कर सकते हैं? n-k वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, n-k होल स्क्वायर वे में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो तुम्हारे पास ये आ गया n-k होल स्क्वायर इंटू k, ये सिग्मा k = 1 to n, ठीक है। अब यहाँ पे n का वैल्यू 7 है भाई, n का वैल्यू 7 लगाओ और आंसर ले आओ, वही तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है। सो आई होप आप इस सेशन को काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर आपको सही में सीखने को मिला है तो आई विल बी मोर मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर AI ऑन सेशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय।